Good morning, all dear students. Today we will do bookwork of chapter 2. First of all, we do important points and definition. Now let's start the definition. First definition is sovereign. This means the amount of gold and silver. यानी गोल्ड और सिल्वर का जो अमाउंट है उसे सॉवरन बोलते थे. प्रेसिडेंसीज द रीजनल हेड क्वार्टर्स, यानी ब्रिटिश के जो रीजनल हेड क्वार्टर्स होते थे वो कहाँ थे. मेन 3 रेजिडेंशियल थे उनके हेड क्वार्टर, जिन्हें हम प्रेसिडेंसीज भी बोलते हैं. वो है ब्रिटिश के जो थे मद्रास, बॉम्बे, कलकत्ता. उसके बाद है दीवानी. दीवानी किसे कहा जाता है? रेवेन्यू कलेक्शन का जो राइट है उसे हम दीवानी कहते हैं, यानी टैक्स कलेक्शन का जिसको अधिकार होता था उसे दीवानी कहा जाता था. निज़ामत मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन एंड जस्टिस, जिसे मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन और जस्टिस का राइट मिल जाता था वो निज़ामत कहलाते थे. अब हमारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो यहाँ पर आप इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पर लिखेंगे कॉपी में, उसके बाद अपनी कॉपी में ये नोट करेंगे. इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, और यहाँ पर आप लिखेंगे डेफिनेशंस. नाउ bookwork. The first question is the tick the correct option. The Battle of Plassey took place in the year, यानी प्लासी का युद्ध किस साल हुआ था, यानी किस वर्ष हुआ था? वो हुआ था 1757 में. तो ए इज़ द राइट आंसर. सेकेंड मैसूर वॉर कम टू एन एंड बाय द ट्रीटी ऑफ, यानी किस संधि के द्वारा सेकेंड मैसूर वॉर का अंत हुआ था? वो हुआ था मंगलोर ट्रीटी के द्वारा. तो यहाँ पे मंगलोर इज़ द राइट आंसर. नेक्स्ट है पंजाब वॉज एनेक्स्ड बाय डलहौजी, यानी डलहौजी के द्वारा पंजाब को कब अपने कब्जे में लिया गया या अपने अंडर में लिया गया? वो था 1849 में. लॉरेंस ब्रदर लैंड देयर सर्विसेज इज द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ पंजाब, यानी लॉरेंस ब्रदर ने अपने एडमिनिस्ट्रेशन को कहाँ पर सर्विस किया, यानी कहाँ पर बनाए रखा? पंजाब में. लॉर्ड कॉर्नवालिस ने क्या इंट्रोड्यूस किया था? परमानेंट रेवेन्यू सेटलमेंट. अब हम करेंगे फिल इन द ब्लैंक्स. सबसे पहले हैं द ड्यूज सिस्टम वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय रॉबर्ट क्लाइव. ड्यूज सिस्टम किसने इंट्रोड्यूस किया था? रॉबर्ट क्लाइव ने. हैदर अली डाइड इन द ईयर 1782. हैदर अली 1782 में डाइड हुए थे, यानी उनकी मृत्यु हुई थी. लॉर्ड कॉर्नवालिस प्रिपेयर्ड द लॉ कोड विद द हेल्प ऑफ हिज कलीग, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस ने लॉ कोड प्रिपेयर किया था अपने कलीग यानी अपने साथी जॉर्ज बारलो की हेल्प से. द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज अप्लाइड बाय डलहौजी टू सतारा, यानी राज्य अधिग्रहण की नीति, यानी राज्य को हड़पने की नीति किसके द्वारा अपनाई गई थी? किसने अप्लाई की थी? डलहौजी ने. कहाँ पर? सतारा में. और बाद में इसको एनेक्स्ड किया गया कब, यानी इसको अपने कब्जे में लिया गया सतारा को 1848 में. अब हम मैचिंग करेंगे. फ्रांसिस डे ने फोर्ट सेंट जॉर्ज कॉलेज को इस्टेब्लिश किया था. फोर्ट जो था किला बनवाया था सेंट जॉर्ज, किसने? फ्रांसिस डे ने. सदर दीवानी अदालत कहते हैं सिविल कोर्ट को. हाफिज़ रहमत अली खान रोहिलखंड का जो रूलर था वो था. और बोर्ड ऑफ कंट्रोल पीट्स एक्ट. अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें हमें कुछ एरर दिए गए हैं. एरर का मतलब है कि कुछ गलतियाँ की दी हुई हैं, उसमें गलत वर्ड्स हैं, उनको सही करके हमें इसमें ब्लैंक में लिखना है. तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है, वॉरेन हेस्टिंग्स एज्यूम्ड द गवर्नरशिप ऑफ फोर्ट विलियम इन 1774, यानी वॉरेन हेस्टिंग्स ने फोर्ट विलियम की गवर्नरशिप 1774 में ली थी. नहीं, 1774 में नहीं ली थी, 72 में. तो राइट आंसर होगा 1772. रोहिला वॉर टुक प्लेस ड्यूरिंग द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ वॉरेन हेस्टिंग, यानी रोहिला वार वॉरेन हेस्टिंग के शासनकाल में हुआ था? नहीं, रोहिला वार नहीं हुआ था, वो होता सेकेंड एंग्लो मैसूर वॉर.
अकॉर्डिंग टू द रेगुलेटिंग एक्ट द टर्म ऑफ ऑफिस द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज 5 ईयर्स। यानी रेगुलेटिंग एक्ट के टाइम पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स हैं उनका टाइम पीरियड 5 ईयर्स था। 5 ईयर्स नहीं था, पहले 1 ईयर था, उसके बाद वो 4 ईयर हो जाता है। राजा चैत सिंह वॉज द रूलर ऑफ औधनी बनारस। राजा चैत सिंह बनारस के रूलर थे। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय लॉर्ड वेलेस्ली। यानी राज्य हड़प की जो नीति थी वो किसकी थी? लॉर्ड वेलेस्ली की नहीं, वो थी लॉर्ड डलहौजी की। तो डलहौजी राइट आंसर है। द डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स कैन बी रिगार्डेड एज इलीगल। राज्य हड़पने की नीति को हम इलीगल मान सकते हैं? नहीं। तो कैन बी मान नहीं सकते, बिल्कुल नहीं, कैन नॉट भी आएगा, कैन नॉट बी एज इलीगल। तो यहाँ पे कैन की जगह कैन नॉट आएगा, क्योंकि किसी की भी राज्य को हम हड़प नहीं सकते। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज अप्लाइड टू एनेक्स लॉर वर्मा। राज्य हड़पने की जो नीति थी वो वर्मा को हड़पने की थी। तो वर्मा को हड़पने की नीति वो थी सतारा को। डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स वाज विथड्रॉन आफ्टर द म्यूटिनी ऑफ 1857। जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स थी वो 1857 के बाद विड्रॉ हुई नहीं, कंट्रीब्यूटेड नहीं, विड्रॉ नहीं हुई थी, वो कंट्रीब्यूटेड हुई थी। टीपू सुल्तान कंक्लूडेड द ट्रीटी ऑफ श्रीरंगपट्टनम विद द फ्रेंच। टीपू सुल्तान ने ब्रिटिशों के साथ कौन सी ट्रीटी अपनाई थी? वो ब्रिटिशों के साथ अपनाई थी श्रीरंगपट्टनम की जो संधि थी वो, ना कि फ्रेंच के साथ। दरोगा वॉज ए रेवेन्यू ऑफिसर। दरोगा थे वो रेवेन्यू ऑफिशियल थे, यानी जो दरोगा थे वो टैक्स कलेक्ट करते थे। नहीं, दरोगा नहीं करते थे, वो करते थे कलेक्टर। तो कलेक्टर आएगा। थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर, यानी तीसरा मैसूर वॉर, अंग्रेज़ों और मैसूर के बीच में जो युद्ध हुआ था आफ्टर द डेथ ऑफ हैदर अली, हैदर अली के बाद हुआ था, उसकी हैदर अली की मृत्यु के बाद। नहीं, थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर नहीं, ओनली मैसूर वॉर जो हुआ था वो हैदर अली की डेथ के बाद हुआ था। अब हम ट्रू फॉल्स देखेंगे। द इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी वॉज एस्टेब्लिश ऑन 31 दिसंबर 1600। इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी 31 दिसंबर 1600 को एस्टेब्लिश हुई थी। बिल्कुल सही आंसर है, यानी ये ट्रू है। ट्रीटी ऑफ सालबाई वॉज साइन बिटवीन वॉरेन हेस्टिंग एंड माधवराव। सालबाई की संधि वॉरेन हेस्टिंग और माधवराव के बीच में हुई थी, ये गलत है। ट्रीटी ऑफ मंगलोर, यानी मंगलोर की संधि को एक्सपोज किया इंग्लिश, वीकनेस ऑफ द इंग्लिश, यानी अंग्रेज़ों की कमज़ोरी के कारण इसको एक्सपोज किया, ये राइट है। ड्यूरिंग द टाइम ऑफ लॉर्ड कॉर्नवालिस, यानी लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय हिंदू लॉ फॉलोड इन क्रिमिनल केसेस। हिंदू जो कानून बने थे वो क्रिमिनल केसेस में फॉलो होते थे, तो ये गलत है। हमारा ऊपर रह गया है कि हमने जो डिस्कस नहीं किए हैं इम्पोर्टेंट पॉइंट्स, तो उनको भी हम एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। ईस्ट इंडिया कंपनी का जो एस्टेब्लिश हुआ था 31 दिसंबर 1600 को हुआ था। 39 में फ्रांसिस डे ने मद्रास शहर को एस्टेब्लिश किया और जो सेंट जॉर्ज किला था उसको बनवाया। वॉरेन हेस्टिंग्स के समय जो जुडिशियल सिस्टम था वो पूरा एक तरह से अब्यूज़ का स्टोर हाउस था, यानी गालियों का भंडार था। रोहिलखंड एक छोटा सा राज्य था जो औध और मराठाओं के बीच में सिचुएटेड था। पिट्स इंडिया एक्ट ने एक बहुत ही यादगार रोल प्ले किया फॉरेन कंपनी के लिए फॉरेन पॉलिसी नीति बनाने के लिए। सबसे इफेक्टिव जो इम्प्लीमेंट था जुडिशियल रिफॉर्म का वो था रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन, यानी पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन का रीऑर्गेनाइजेशन हुआ। यानी अब जैसे कि चोरी डकैती आदि के मामले बहुत कम हो गए, यानी लोगों को सुरक्षा मिली। तो इस तरह से हमारा ये बुक वर्क कंप्लीट हो गया है। इसको सब आप अपनी कॉपी में करेंगे, यानी जिनके पास कॉपी है वो तो कॉपी में करेंगे ही, मतलब जिनके पास बुक है वो तो बुक में करेंगे ही, लेकिन जिनके पास बुक नहीं है उनको ये सारा काम अपनी कॉपी में करना है। और जिनके पास बुक है वो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और डेफिनेशंस को अपनी कॉपी में करेंगे, बाकी बुक में फिल करेंगे। तो गुड बाय एवरीवन, थैंक यू वेरी मच, स्टे होम, स्टे सेफ।